जिंदगी कभी कभी इतनी खामोश हो जाती है कि सिर्फ सांस की आवाज भी एक जंग लगती है। 1972, एक प्लेन, एक ड्रीम टीम, एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है अलाइव 1993। उन लोगों की जो मौत के साये में भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें दुनिया ने सिर्फ सर्वाइवर कहा, पर असल में वो इंसान नहीं, एक मिसाल बन गए। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की स्टोरी नहीं है, ये कहानी है भूख, ठंड, दर्द और इंसानी हिम्मत की। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी एक नई शुरुआत होती है। अलाइव एक ऐसी जर्नी है जहां हर सांस एक डिसीजन है, मरने का या जीने का। साल था 1972, जगह मोंटेवीडियो, उरुग्वे। एक जोश से भरी रग्बी टीम थी, ओल्ड क्रिश्चियन क्लब। ये सब 20-22 साल के लड़के थे, हंसमुख, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। टीम में थे नांडो पेराडो, टीम का बेहतरीन खिलाड़ी जो अपनी माँ और बहन से बेहद प्यार करता था। रॉबर्ट सेंसेना, मेडिकल स्टूडेंट, होशियार और जिम्मेदार। एंटीनियो बाल्बी, मजाकिया स्वभाव का, सबका मूड अच्छा रखता। मार्सेलियो, टीम का कप्तान, समझदार और मजबूत इरादों वाला। और बाकी 40 लोग, खिलाड़ी, उनके दोस्त, परिवार, सपनों से भरा एक ग्रुप। इन सबको चिली जाना था रग्बी मैच खेलने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा हवाई जहाज किराए पर लिया था, फेयरचाइल्ड FH-227D। कॉकपिट में कैप्टन फेरेडेस और को पायलट ला गुरारा। सब मजाक करते हंसते हुए प्लेन में चढ़े। किसी को नहीं पता था कि यह हंसी आखिरी बार गुजरेगी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पायलट ने कहा, एंडीज माउंटेन के ऊपर मौसम खराब है, हमें थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा। आसमान में घने बादल, नीचे बर्फ से ढका पहाड़। एक खिलाड़ी ने कहा, यार ये तो ब्यूटीफुल है, नेचर का रॉ ब्यूटी। पर कुछ ही मिनटों बाद जहाज तेजी से हिलने लगा। सब सीट बेल्ट कसने लगे। फिर एक झटका, फिर दूसरा, फिर आवाज आई, ब्रेस ब्रेस। और अगले ही पल प्लेन पहाड़ों से टकरा गया। धमाका, प्लेन बीच में से टूट गया। सामने वाले यात्री पहाड़ की ढलान पर फेंके गए। कुछ लोग तुरंत मारे गए, कप्तान, कई खिलाड़ी और कुछ के शरीर इतनी बुरी तरह घायल कि पहचानना मुश्किल। नांडो बेहोश था, उसकी सीट क्रैश के वक्त 2 हिस्सों में बट गई थी। उसकी मां वहीं मरी पड़ी थी और उसकी बहन सुसैना गंभीर हालत में थी। जो बचे उन्होंने चारों तरफ देखा, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। किसी ने हेल्प के लिए चिल्लाया, किसी ने प्रार्थना की। रॉबर्ट जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसने घायल लोगों की मदद शुरू की। किसी की टांग टूटी थी, किसी की रीढ़ की हड्डी। और ठंड इतनी भयानक थी कि सांस से भी धुआं निकल रहा था। शाम ढल रही थी। टूटे हुए प्लेन का एक हिस्सा ही अब उनका शेल्टर था। उन्होंने उसके अंदर कंबल, सीट और मलबा खींचकर रात बिताने की कोशिश की। किसी ने कहा, कल सुबह रेस्क्यू आ जाएगा, फिक्र मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे ये कोई आसान रेस्क्यू नहीं है। रात के बीच में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। लोग एक दूसरे के पास सट कर बैठा कि शरीर की गर्मी से बच सके। पर सुबह होते होते 3 लोग जमकर मर चुके थे। नांडो की बहन अब भी बेहोश थी। उसने उसकी सांस चेक की, धीमी पर अब भी जिंदा। सुबह सूरज उगा, पर उस बर्फीली घाटी में सूरज की रोशनी भी ठंडी लग रही थी। किसी ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की, काम नहीं कर रहा था। किसी ने बर्फ पिघलाकर पानी पिया। खाना सिर्फ कुछ बिस्कुट्स और वाइन की बोतल्स बची थी। रॉबर्ट ने कहा, हमें राशन करना होगा। तीसरे दिन तक किसी ने कहा, अब तक रेस्क्यू क्यों नहीं आया? फिर रेडियो से आवाज आई, सर्च ऑपरेशन बंद किया जा रहा है, कोई बचा नहीं। ये सुनते ही सब सन्न पड़ गए। किसी ने सिर पकड़ लिया, किसी ने जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मतलब अब कोई नहीं आएगा, अब उन्हें खुद को खुद बचाना है। दिन बीते, 8वां दिन, 10वां दिन और फिर 12वां दिन। खाना खत्म। भूख ने सबको तोड़ दिया था। लोग हेलुसिनेट करने लगे थे। किसी को अपनी माँ दिखती, किसी को गर्म खाना। फिर मार्सेलो, टीम के लीडर, ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तभी रॉबर्ट बोला, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें वो करना होगा जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। सब चुप। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना होगा। ये सुनकर सबके शरीर में सिरहन दौड़ गई। कोई बोला, तू पागल है? किसी ने रोते हुए कहा, मैं अपने दोस्त को कैसे खा सकता हूँ? पर भूख मौत से पड़ी थी। कई घंटों की बहस के बाद उन्होंने फैसला किया, हम इसे पाप नहीं, जिंदगी का कर्ज मानेंगे। उस रात उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर से थोड़ा मांस काटा। किसी ने कांपते हुए उसे
हाथ में लिया, किसी ने रोते हुए मुंह में डाला और यहीं से शुरू हुई मौत के बीच जिंदगी की लड़ाई। बर्फीले पहाड़ों में अब 20 दिन हो चुके थे। बाहर तापमान हर रात -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और अब उस बर्फ के बीच वो लड़के जो कभी मैदान में रग्बी खेलते थे अब मौत के खिलाफ खेल रहे थे अगला मैच। हर सुबह कोई ना कोई मर जाता था, कभी ठंड से, कभी चोट से, कभी हिम्मत हारकर। प्लेन का मलबा ही अब उनका घर था, आधा धसा हुआ, सीटों से बनी दीवारें और ऊपर बर्फ की मोटी चादर। भीतर सन्नाटा, बाहर सिर्फ सफेद मौत। फिर भी कुछ लोग अब भी उम्मीद में थे। मार्सेलो, टीम का कप्तान, हर किसी को संभालता, कहता जब तक एक भी सांस बाकी है हम जिंदा हैं। रॉबर्ट सबको मेडिकल मदद देता, हर घायल की देखभाल करता, लेकिन धीरे धीरे सबके चेहरों पर निराशा उतर चुकी थी। कई दिनों तक बेहोश रहने के बाद नांडो पेराडो आखिर होश में आया। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, मेरी माँ और बहन कहाँ है? रॉबर्ट ने चुप रहकर उसकी तरफ देखा। नांडो ने समझ लिया, उसकी आंखों में कुछ टूट गया। वो बाहर चला गया, बर्फ में घुटनों तक धसे हुए आसमान की तरफ देखते हुए बस बोला, मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। उस पल से नांडो के अंदर कुछ बदल गया था। अब वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं था, वो लीडर बन गया था। अब भूख ने सबकी सोच बदल दी थी। पहले सब मना करते थे पर अब सब जानते थे यही रास्ता है। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों को रिस्पेक्ट के साथ याद किया, फिर उनके शरीर से थोड़ा मांस लिया। किसी ने कहा, हम ये उनके नाम पर खा रहे हैं ताकि हम जिंदा रहें। उस वक्त वो इंसान नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा बन चुके थे। एक रात जब सब अंदर सो रहे थे, अचानक पहाड़ से बर्फ का बड़ा हिस्सा फिसल पड़ा। एवलांच। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन का हिस्सा बर्फ से ढक गया। लोग दब गए, चीखने लगे, कोई निकल नहीं पाया। नांडो, रॉबर्ट और 2 लोगों ने किसी तरह हवा का रास्ता बनाया। जब सुबह हुई 8 लोग मर चुके थे, अब बस 16 लोग बचे थे। सब रो पड़े। मार्सेलो जो सबका हौसला था अब चुप था। उसने कहा, शायद भगवान हमें यहाँ परख रहा है। पर नांडो ने कहा, नहीं, भगवान हमें देखने नहीं आएगा, हमें खुद रास्ता बनाना होगा। नांडो और रॉबर्ट ने तय किया वो पहाड़ चढ़कर हेल्प ढूंढने निकलेंगे। बाकी सबने उन्हें रोका, तुम मर जाओगे, वहां से कोई वापस नहीं आया। पर नांडो ने कहा, अगर मैं यहाँ रुका तो मैं भी नहीं बचूंगा। उन्होंने बर्फ से बने जूते बांधे, सीट कवर से कोट बनाया और एक छोटे से बैग में मांस का टुकड़ा, थोड़ी वाइन और उम्मीद रखी। 15 दिसंबर 1972 उन्हें वो दिन तय किया जब सूरज निकलता था। तीनों लोग निकले, नांडो, पेराडो, रॉबर्ट और टिनटिन। बाकी लोग उन्हें अलविदा कह रहे थे। रॉबर्ट ने पीछे मुड़कर देखा, सब ठंड से सिकुड़ रहे थे। किसी ने कहा, अगर तुम बाहर निकल गए तो हम सबको जिंदगी मिलेगी। नांडो ने सिर हिलाया और बोला, मैं वापस जरूर आऊंगा। बर्फ, पत्थर, तूफान, तीनों उनका रास्ता रोक रहे थे। कपड़े गीले थे, पैर सुन्न और बर्फ के नीचे छिपे गड्ढे, हर कदम पर मौत का खतरा। तीनों ने बिना रुके 3 दिन तक चढ़ाई की। रात को बर्फ पर सोते, दिन में सूरज की तपिश झेलते, कभी ठंड, कभी डिहाइड्रेशन। तीसरे दिन जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नीचे देखा तो सामने सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे, कोई गांव नहीं, कोई हरियाली नहीं। उस पल नांडो रो पड़ा। हमने तो सोचा था दूसरी तरफ नीचे मैदान होगा। रॉबर्ट ने उसका कंधा थामा, अगर नीचे मौत है तो ऊपर से जिंदा ही लौटेंगे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, खाना खत्म, शरीर थक चुका। और फिर टिनटिन ने कहा, मैं और नहीं चल सकता। वो वहीं बैठ गया और धीरे धीरे बर्फ में चला। नांडो और रॉबर्ट अकेले थे। उन्होंने उसके शरीर को बर्फ से ढक दिया और आगे बढ़ गए। 8वें दिन उनके होंठ सूख गए, शरीर में खून जमने लगा। पर तभी उन्होंने नीचे कहीं दूर एक नदी देखी और धुएं का हल्का सा निशान उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई। अब उन्हें पता था सिविलाइजेशन पास है। पहाड़ों के उस पार जहां आसमान भी ठंड से कांपता था, वो 2 लड़के नांडो और रॉबर्ट अब 10 दिन से चल रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे, मांस सूख चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर खून के निशान। पर दिल में बस एक ही चीज थी, हमें जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी हो। 10वें दिन की सुबह बर्फीली घाटी में धुंध थी, सामने से हवा चल रही थी, ठंडी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी की खुशबू। नांडो रुका और बोला, रॉबर्ट, ये मिट्टी की खुशबू है। हम नीचे पहुंच गए।
नीचे उतरते उतरते बर्फ कम हो गई और पहली बार उन्होंने हरे पेड़ देखे। 16,000 फीट की ऊंचाई से उतरकर अब वो 9,000 फीट पर थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई थी। उसी दोपहर उन्हें नीचे घाटी में कुछ चलती हुई चीजें दिखी, शायद लोग, शायद जानवर। नैंडो ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो 3 आदमी थे जो घोड़ों पर सवार थे। नैंडो और रॉबर्ट उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके और उन लोगों के बीच एक तेज बहती नदी थी। नैंडो ने जोर से चिल्लाया, हेल्प, वी आर फ्रॉम ए प्लेन क्रैश, लेकिन आवाज बर्फ और पानी के शोर में खो गई। अब रॉबर्ट ने कागज पर लिखा, वी आर सर्वाइवर ऑफ ए प्लेन क्रैश, 10 people alive, we need help। उन्होंने वो कागज पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंका। वो आदमी घोड़े से उतरा, पत्थर उठाया, पढ़ा और सिर हिलाकर बोला, टुमारो। नैंडो और रॉबर्ट ने उस एक शब्द में जिंदगी की आवाज सुन ली थी। अब बस एक रात और। अगली सुबह घोड़े पर सवार वो आदमी वापस आया, साथ में और लोग भी थे, रस्सियां और खाने का सामान लेकर। उन्होंने नदी के पार से आवाज लगाई, हम यहाँ हैं, हम मदद करेंगे। नैंडो और रॉबर्ट की आंखों में आंसू थे। 72 दिन की भूख, ठंड, मौत, सबका बोझ उस एक पल में हल्का हो गया। उधर पहाड़ पर बचे 14 लोग हर दिन मरने और जीने के बीच झूल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि नैंडो और रॉबर्ट जिंदा हैं या नहीं। फिर 2 दिन बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। सब लोग बाहर निकले, हाथ हिलाने लगे, रोने लगे। किसी ने बोला, वो आ गए, वो सच में लौट आए। पहले हेलीकॉप्टर ने 8 लोग, अगले दिन एक और आया और बाकी को भी उठा लिया। जब नैंडो और रॉबर्ट वापस प्लेन के पास पहुंचे तो सब भागकर उनसे लिपट गए। मार्सेलो, जो अब तक उन सब का हौसला था, रो पड़ा, तुमने कमाल कर दिया, तुमने हमें जिंदगी दी। ये घटना थी 13 अक्टूबर 1972 से लेकर 23 दिसंबर 1972 तक की। 72 दिन बर्फ के नीचे, बिना खाना, बिना कपड़ा, बिना उम्मीद, और फिर भी 16 लोग जिंदा लौटे। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने वो लोग अपने मरे हुए साथियों के शरीर को भी ढक कर रखे थे ताकि कोई उनका अनादर ना करे। 1993 में जब ये फिल्म बनी तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये सच्ची कहानी है, पर हर फ्रेम, हर आंसू, हर चीख हकीकत थी। नैंडो, पैराडो और रॉबर्ट आज भी जिंदा है। दोनों हर साल एंडीज जाते हैं जहां उनके दोस्तों की आत्माएं दफन है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये इंसान के अंदर छिपी उस ताकत की कहानी है जो मौत को भी हराती। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको हिला गई तो इमेजिन करो वो लोग इस दर्द से जी चुके हैं। मैं हूं सौरभ और ये है सिनेमा यात्रा की एक और कहानी जहां फिल्म नहीं, जिंदगी एक्सप्लेन की जाती है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों की जगह होते तो क्या आप भी अलाइव रह पाते।